Hello students, welcome to Dia Educates. Smart Mind, Smart Solutions. So, we are goal guiders. Basically, we create future. आपको पता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए और पढ़ाई तभी अच्छी हो सकती है अगर आप अच्छे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहो। तो हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपके गोल तक पहुंचा पाए। तो बेसिकली आप कह सकते हो वी हेल्प यू इन बिल्डिंग योर फ्यूचर। सो आई एम मानसी तिवारी योर फिजिक्स मेंटोर। तो आज का जो सेशन है वो हमारा फिजिक्स के ऊपर है। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स में ऐसा क्या है, गोल गाइडर्स में बेसिकली ऐसा क्या है कि अब हम आपका फ्यूचर क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए, पहले तो जितने भी एजुकेटर्स हैं दिया एजुकेट्स में वो बहुत क्वालिफाइड है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ इंटरेक्ट करें। इसलिए हम डेली 2 सेशन रखते हैं पर एजुकेटर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी कोशिश रहती है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे फोकस करें रेदर देन कि उसको रट्टाफिकेशन करो, राइट? तो हम क्या करते हैं, चैप्टर्स को सेग्रीगेट करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज और उस पे बेस्ड हम बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, आपको क्विज़ेस कराते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, लाइव टेस्ट देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको पता है जब हम पेपर करने जाते हैं तो हमें बिल्कुल अटेम्प्ट करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हम ऑलरेडी पेपर के फॉर्मेट से फैमिलियर होते हैं। हम पूरे के पूरे टेस्ट सेशन कंडक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ 2020 to 2021. Our top ranker Diya Kashyap, which is the main lead of the company, highly qualified, and उनके पास 18 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस सक्सेस सीडी की फैकल्टी रह चुके हैं, अनअकैडमी की फैकल्टी है, टीचिंग भारत की एक्स फैकल्टी रह चुकी हैं, एग्जाम फेयर की एक्स कंटेंट क्रिएटर है 11th और 12th क्लास की, आईविस की एक्स फैकल्टी रह चुके हैं। बेसिकली द प्रोफाइल ऑफ दिया कश्यप इज वेरी गुड। हमने ये किया है कि साइंस के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज दे पाए। सो बेसिकली हमारी टीम में है अदर देन मी काजल मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम। हमारी कोशिश है कि आप अपने गोल अचीव कर पाए। करना बस ये है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने एंड fill the above link given there and then you will join directly to our group that is दिया जेम। एंड ये ग्रुप हमने बेसिकली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है। दिया जेम का मतलब है बेसिकली यू आर प्रेशियस लाइक जेम टू अस। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। Today we are starting with class 9 science chapter 9 force and the topics are Newton's second law of motion, Newton's third law of motion and law of conservation of momentum. So students, हमने अपनी previous theory video में हमने जो topics पढ़े थे those were force, Newton's first law, inertia, momentum and balanced and unbalanced forces. सो स्टूडेंट्स, हम इस वाली जो वीडियो में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आगे न्यूटन ने जो बाकी के 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ जो हमने पढ़ा था वो ये कहता था कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है या फिर वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी मोशन में या उसी स्टेट पे रहना पसंद करेगी जिसमें वो है, अनलेस उसमें कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं होती। सो अब हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। What is Newton's second law of motion? So Newton's second law of motion states that the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied in the direction of force. So basically ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो फोर्स की ही डायरेक्शन में होती है। सो सपोज स्टूडेंट्स, ये एक पर्सन है, ये इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा है। सो जो मोमेंटम होता है, जैसे इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, जो मोमेंटम हमें पता है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। सो हमें जो उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें बेसिकली वो निकालना है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका कहना, बेसिकली इनका कहना है कि आपकी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपका अगर P हम मोमेंटम से डोनेट करते हैं कि आपका जो मोमेंटम है वो P से डोनेट कर रहे हैं, आपका फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम। सो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ से देखें कि ये अगर आपका फोर्स के इक्वल, तो आप मोमेंटम की भी डायरेक्शन होनी चाहिए। इफ फोर्स की डायरेक्शन और वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो मोमेंटम की भी जो डायरेक्शन होती है वो फोर्स की ही होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये पर्सन के पास एक बड़ा है, इस पे इसने फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है इसे, तो ये इसको धीरे, मतलब अगर इसे क्या पड़ना पड़ रहा है, फोर्स बहुत ज्यादा लगानी पड़ रही है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा जो भी वो हो जाएगी। सो मास ज्यादा होने की वजह से फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी, उसे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा उसको मूव करने के लिए। सो बेसिकली जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ है, मोमेंटम का जो रेट है वो फोर्स के इक्वल आ जाता है, कि आपका जो मोमेंटम है वो बहुत, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा और फोर्स की डायरेक्शन पे ही लगेगा। मींस फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। और जब हमारा जो छोटा वेट होता है, जब आपका वेट कम है, दैट इज मास आपका छोटा है, जैसे कि आपको पता है P इज इक्वल्स टू mv होता है स्टूडेंट्स। सो यहाँ से क्या हो जाता है कि आप कह सकते हैं कि अगर आपका मास कम है, दैट मीन्स आपका फोर्स भी कम लगेगा, आपको इसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आपका मास छोटा है, जैसे इसके पास 40 kg का था, जिस पर्सन को जितना ही हल्का मटेरियल होगा उतना ही उसे कम फोर्स लगानी पड़ेगी उसे मूव करने के लिए। ज्यादा फोर्स लगाएगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। बट एज कंपेयर टू यहाँ पर इसके पास मास 400 kg है, दैट मीन्स 10 टाइम ज्यादा मास है। सो यहाँ पे क्या होगा, उसको फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज फोर्स की वजह से मोमेंटम बढ़ जाएगा और मोमेंटम बढ़ने की वजह से फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी, फोर्स उसे ज्यादा लगानी पड़ेगी। सो बेसिकली यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, कि इफ मोमेंटम इंक्रीज होगा सो आपका फोर्स भी इंक्रीज होगा, और जो टाइम है अगर वो इंक्रीज होता है तो फोर्स डिक्रीज होता है। दैट मीन्स जो है आपका टाइम है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स फोर्स आप कम लगा रहे हैं उस पे, फोर्स आप उसे कम अप्लाई कर रहे हैं, अगर जो आपका मोमेंटम चेंज नहीं होता। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि मैथमेटिकली हम हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो ये कह रहा है कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। बस मैथमेटिकली हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है बेसिकली वो क्या कह रहा है। सपोज स्टूडेंट्स हमने एक कार अज्यूम की है, वो कार का जो मास है वो m है, दैट इज m इज द मास ऑफ द कार। ये कार है जो मूव कर रही है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, वो शुरू हुई आगे तक वो मूव करती हुई जा रही है। सो हमें बता रहा है कि वो उस पे क्या मोमेंटम लग रहा होगा, हम वो फाइंड आउट करेंगे आगे। सो बेसिकली उस कार का जो मास है वो m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम u मान लेते हैं कि उसकी जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी रही है वो u है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो v हो जाती है। सो यहाँ से आपका मोमेंटम क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा जब कार स्टार्ट हुई थी। सो मोमेंटम क्या होता है mv। तो यहाँ पर मतलब मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, सो यहाँ पे मास क्या है m और आपकी वेलोसिटी क्या है इनिशियली u। सो मींस इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया आपका mu। फाइनल मोमेंटम, सो स्टूडेंट्स फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम भी फिर क्या आएगा फाइनल टाइम पे। सो मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या है v। सो ये आ गया mv। सो बेसिकली मोमेंटम में मतलब आपका इनिशियल टू फाइनल पर पहुंचने पे मोमेंटम में क्या चेंज आया, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज mv माइनस mu। सो यहाँ से आपने इसका चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया। सो आफ्टर दैट अब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, आपको पता है कि आपको बोला गया है कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सो बेसिकली ये आपका फोर्स के इक्वल है, और आप ये कह सकते हैं कि आपकी अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मींस पहले आप चेंज ऑफ मोमेंटम लिखेंगे डिवाइडेड बाय द टाइम t। सो यहां से क्या आ गया, आपने जब आपका चेंज ऑफ मोमेंटम को t से डिवाइड किया तो ये आपका आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। सो बेसिकली आपको सेकेंड लॉ यही कह रहा है, बट हम इस लॉ से बहुत सी चीजें डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जब हम इस टर्म में से m को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, कॉमन निकाल लिया, ये आ जाएगा v माइनस u अपॉन t। सो ये क्या आ गया आपका v माइनस u अपॉन t। सो ये आ गया आपका अपॉन t। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो हमने हमारे मोशन चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज
कि आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v माइनस u, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at और v माइनस u इज इक्वल्स टू at। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हमें v माइनस u अपॉन t करना है, दैट इज v माइनस u अपॉन t, सो वो किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा a के। सो बेसिकली v माइनस u अपॉन t क्या हुआ, इज इक्वल्स टू a। सो यहां से हम कह सकते हैं दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। सो बेसिकली ये किसके इक्वल आ गया, F is directly proportional to mass multiplied by acceleration। और अगर ये जो हमारा कांस्टेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम इक्वल टू पे चेंज करेंगे, दैट मीन्स ये टर्म किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगी। सपोज हम वो कांस्टेंट मान लेते हैं k, सो ये किसके इक्वल आ गया, k दैट इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। सो अगर हम k की वैल्यू 1 लेते हैं, कि इफ सपोज k की वैल्यू इक्वल टू 1 है, सो यहाँ से आपका फोर्स क्या जाता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। सो बेसिकली फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया आपका, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। सो बेसिकली आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको फोर्स का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रहा है, दैट इज F इज इक्वल्स टू m a। सो स्टूडेंट्स, अब हमने ये तो बात कर ली कि F का फॉर्मूला आ गया आपके पास, कि आप फोर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको वो चीज फाइंड आउट किया तो उसके यूनिट्स भी होंगे, फोर्स के कोई यूनिट्स भी होंगे। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन। सो फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो हम N से डोनेट करते हैं, दैट इज नोन एज न्यूटन। सो बेसिकली ये न्यूटन के लॉ से, तो फोर्स न्यूटन ने दी थी, इसलिए हम उसे N से न्यूटन से डोनेट करते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू न्यूटन। सो इसके जो सीजीएस यूनिट है वो डाइन्स होते हैं, कि जब हम सेंटीमीटर ग्राम्स में बात करते हैं तब हम यूनिट्स को डाइन लिखते हैं। और बेसिकली आपका इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि आपका 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन होता है। मींस कि अगर आपको दिया गया है कि आपको 9 न्यूटन को चेंज करना है डाइन्स में, दैट मीन्स आप 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 कर दोगे, सो ये आपका आ जाएगा डाइन्स में। सो बेसिकली 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन होता है। अब स्टूडेंट्स, बेसिकली 1 न्यूटन हम कब बोलेंगे, मींस कि हमें ये तो पता लग गया कि फोर्स को हम न्यूटन्स में बोलते हैं, कि फोर्स को हम न्यूटन्स में डिफाइन करते हैं, उसकी SI यूनिट न्यूटन है। बट अगर हमें न्यूटन बताना है कि न्यूटन बेसिकली है क्या, हम कब बोलेंगे कि 1 न्यूटन फोर्स लग रही है। सो बेसिकली हम फोर्स 1 न्यूटन तब बोलेंगे जब हम एक बॉडी जो है जिसपे मास 1 kg है, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। मतलब कि एक्सेलरेशन की जो यूनिट्स है, दैट इज a इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मींस आपका एक बॉडी है, सपोज एक कार है, वो मूव कर रही है, वो कार का जो मास है 1 kg है और वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो दैट मींस उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो उस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन बेसिकली क्या है, 1 न्यूटन इज अ फोर्स इज, मतलब बेसिकली हम एक फोर्स को 1 न्यूटन कब बोलेंगे, फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन व्हेन इट एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ 1 kg। जब वो एक 1 kg के मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी है उसका मास 1 kg है, उस पर एक्ट कर रही है और प्रोड्यूस कर रही है एक एक्सेलरेशन दैट इज ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, अब हम ये कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां पे हम देखेंगे कि हम बेसिकली फोर्स को कैसे डिराइव करते हैं। सपोज स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने 2 बॉल्स ली हैं, ये आपकी जो बॉल है इसका मास स्टूडेंट्स सपोज 6 kg है, और जो आपने ये बॉल ली है इसका भी मास 6 kg है। आपने जो फर्स्ट बॉल है, दैट इज आपने उसको 60 न्यूटन फोर्स लगाई है और इस पे आपने 6 न्यूटन फोर्स लगाई है। सो स्टूडेंट्स, जब आप एक 6 kg के वेट पे 6 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, दैट मींस अबव वाले से नीचे कम फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा कि वो जो जाएगी वो कम स्पीड से जाएगी। मींस कि आपका जो बेसिकली आप कम फोर्स लगाओगे, तो आपकी इसकी एक्सेलरेशन भी कम होगी। पर अगर आप उसी मास पे ज्यादा फोर्स लगा रहे हो 6 न्यूटन की, वो एकदम से एक्सेलरेट करेगी। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है। बिकॉज अगर आपकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है कोई बॉडी स्पीड से, दैट मींस फोर्स बहुत ज्यादा आपने लगाई। बेसिकली आप अगर एक नोटिस करेंगे, आप कार का जो एक्सेलरेट होता है, जब उसे एकदम से प्रेस करते हो तो कार एकदम से भागती है। अगर हल्का हल्का फोर्स देंगे तो कार एक कांस्टेंट स्पीड में, मींस नॉर्मली वो चलेगी, धीमे धीमे एक्सेलरेट
रिजल्ट होती है, तो बेसिकली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। नाउ अब हम सेकंड केस देखते हैं स्टूडेंट्स। ये पर्सन है, ये एक दैट इज अ सूटकेस, इसको बैग को पुल कर रहा है। सो स्टूडेंट्स अभी पास जो इसका बैग है वो 10 kg का है, तो वो उसको पुल कर रहा है, सो इट मीन्स उसमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी, उसको फोर्स कम लगेगी बिकॉज जो मास है वो उसका भी कम है। पर वहीं अगर उस पर्सन को 2 सूटकेसेस को पुल करना पड़ जाए एक साथ और मास जो है वो 20 kg हो जाता है, तो उसको फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी, उसको वो हैवी लगेगा, तो उसे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स कि अगर मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगी, दैट मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या पता लगता है कि आपको ये जो पर्सन है, फोर्स पर्सन ए जो 10 kg पे है, उसको फोर्स कम लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू जो 20 पे। दैट मीन्स कि आपका जो फोर्स है वो मास पर भी डिपेंड करता है, दैट इज कि आप अगर फोर्स है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है। नेक्स्ट हम ये केस देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है, ये आपका सपोज एक पॉइंट ए है और ये है आपका पॉइंट बी। यहाँ पे भी ये अभी बॉल ए पॉइंट पे है और यहाँ पे आएगी बी पॉइंट पे। सपोज आप फर्स्ट केस लेते हैं, जब हम बॉल पे 50 न्यूटन की फोर्स लगाई है। सो 50 न्यूटन की फोर्स लगाने पर ये जो बॉल है ये ए टू बी पॉइंट पे कितनी जल्दी पहुंच जाएगी। आपने फोर्स ज्यादा लगाई है तो उसे वो एकदम से एक्सेलरेट होगी, बिकॉज आपने देखा कि एक्सेलरेशन बढ़ेगी, दैट मींस वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ से क्या होगा, ये बहुत ही कम टाइम में पहुंच जाएगी। मीन्स अगर आपने फोर्स ज्यादा लगाई है तो जो वेलोसिटी है वो कम होगी, दैट मीन्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कि आपने फोर्स बढ़ाई तो टाइम आपका कम लगा। और सपोज यहाँ पे आपने 10 न्यूटन लगाई है, कम फोर्स लगाई है, तो ये ए टू बी पॉइंट पहुंचने में ज्यादा टाइम लगाएगी, ये धीरे धीरे जाएगी। तो दैट मीन्स कि फोर्स जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, कि अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम होगी। मीन्स अगर टाइम को इंक्रीज करेंगे आप तो फोर्स कम हो जाएगी, और अगर आप फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो आपका टाइम कम हो जाएगा। तो बेसिकली हमें यहाँ से क्या पता लगा, दैट इज force is directly proportional to mass and acceleration and it is inversely proportional to time. Now students, अब हम पढ़ेंगे applications of Newton's second law of motion. So basically न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस क्या क्या हम कहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा है। सपोज स्टूडेंट्स हम हमारा फर्स्ट केस जो ले रहे हैं दैट इज द क्रिकेटर का। जब हम क्रिकेट मैच देखने का हम सबको बहुत शौक होता है कि जब हमारे आईपीएल शुरू होते हैं या फिर क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है, सो हम सब उस मैच को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स बेसिकली होता क्या, आपने नोटिस किया होगा जब आप क्रिकेटर बॉल को हिट करता है और फील्डिंग पे जो हमारे बॉलर्स या कैचर्स खड़े होते हैं, जब उस बॉल को कैच करते हैं, सो फर्स्ट वो उसे ऊपर हाथ करके कैच करते हैं, देन उनका हाथ वो नीचे लेके जाते हैं इस डायरेक्शन में, जैसे कि आपने यहाँ देखा। सो बेसिकली ये इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों लेके जाते हैं, उसे एकदम से उनका हाथ पीछे की तरफ क्यों लेके जाते हैं, वो उसे वहीं पे कैच करके क्यों नहीं छोड़ सकते, वो एकदम से बॉल आते ही अपना हाथ पीछे को लेके जाके उस बॉल को क्यों होल्ड करते हैं। सो बेसिकली इसका रीजन आइए हम देखते हैं। A cricketer player lowers his hands while taking a catch. A fast-moving ball has a large momentum. In stopping the cricket ball, the momentum of ball has to be reduced to zero. So basically क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब एक फास्ट मूविंग बॉल आ रही है, मीन्स बॉल को आपने देखो बॉलर ने, जब आप क्रिकेट ग्राउंड में देखेंगे बॉलर ने जो क्रिकेटर है दैट मीन्स बैट्समैन की तरफ बॉल फेंकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, वो उसने हिट की, उसको और ज्यादा वेलोसिटी दे दी। तो जब ये बॉल कैचर के हाथ में आएगी, फील्डिंग पे जो खड़ा हुआ है उसके हाथ में, वो बहुत स्पीड से आएगी और फास्ट मूविंग बॉल का मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज स्टूडेंट्स मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी सो आपका मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। सो इस वजह से फास्ट मूविंग बॉल का मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है। उसको रोकने के लिए क्रिकेट बॉल को आपको मोमेंटम जो है बॉल का उसको जीरो पर लाना होगा बेसिकली। तो दैट मीन्स आपको उसकी वेलोसिटी को कम करना होगा, तभी आपको आपका, क्योंकि आप मोमेंटम कम करोगे तो बॉल को रोकने के लिए बेसिकली आपको उसका मोमेंटम डिक्रीज करना पड़ेगा टू जीरो, बिकॉज मोमेंटम जो है आपका दैट इज मोमेंटम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv होता है, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होता है। तो v इंक्रीज है, दैट इज मोमेंटम ज्यादा है और बॉल को रोकने के लिए आपको उसके मोमेंटम को जीरो पर लाना पड़ेगा। सो
होता ये है कि now when the cricket player moves his hands back while taking the catch, he increases the time taken for rate of change of momentum. Therefore, less force is exerted on the hands of cricketer and hence doesn't get hurt. So students, अगर ये बॉल एकदम से स्पीड पे आएगी और बॉलर उसे यहीं रोकने की कोशिश करेगा ऊपर हाथों में, तो वो जो बॉल है वो उसको एक बहुत ज्यादा मोमेंटम से हिट करेगी. सो होता ही है स्टूडेंट्स की जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, दैट इज जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा, वो यहाँ पर बहुत जो है वो मतलब आपका टाइम कम लगेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो हाथ है वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा क्योंकि वो फोर्स ज्यादा लगेगी, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम. और यहाँ पे मोमेंटम जो है वो बहुत जल्दी चेंज हुआ कि एकदम से स्पीड यहाँ पर 0 पर आ गया, आपने उसे एकदम से पकड़ लिया, जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत कम लगा. और वो टाइम कम लगने की वजह से आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि आपकी वेलोसिटी ऑलरेडी ज्यादा थी. तो बेसिकली हुआ ये कि स्टूडेंट्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम होता है. सो बेसिकली आपका जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज mv माइनस mu अपॉन t. सो बेसिकली वेलोसिटी ज्यादा है, एकदम से आपने उसे रोक दिया, रेस्ट पे मींस आपने कम टाइम लगाया उस मोमेंटम को चेंज करने में, तो फाइनल मोमेंटम करने में आपने कम टाइम लगाया. सो आपकी फोर्स जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, मींस बॉल बहुत फोर्स से जाके आपके बॉलर के हाथ में बजेगी और जिसकी वजह से बॉलर के हाथ जो है वो हर्ट हो सकता है. इसलिए बॉलर अपने हाथ को उसे हल्का सा कैच करके पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में लेके जाता है ताकि वो टाइम को इंक्रीज कर सके, और टाइम इंक्रीज करने की वजह से वो जो फोर्स है वो कम हो जाएगी और बॉलर के हाथ में जो बॉल है वो बहुत टाइम लेके लगेगी और उसे चोट नहीं लगेगी. सो बेसिकली हमें यहाँ से क्या पता लगता है कि यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है कि बॉलर ने अपनी स्पीड को रिड्यूस किया ताकि जो बॉल है वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होके वो 0 पे आए, ताकि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाए और फोर्स भी डिक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से वो बॉल बॉलर के हाथ पर हिट ना करे और वो हर्ट ना हो. सो स्टूडेंट्स, अब हम हमारे सेकंड केस लेंगे, दैट इज ये एथलेटिक्स वाला. सो स्टूडेंट्स, इस केस में क्या है कि आपने देखा होगा जब आप ओलंपिक्स या कोई भी देखते हैं और हाई जंप वाली गेम देखते हैं, तो जो आपका एथलीट है जब वो जंप करता है तो वो एक कुशन पे या फिर एक मैट पे या फिर कभी सैंड जहाँ पे बहुत सारी होती है उस पे जंप करता है. तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली एन एथलेटिक मोस्टली हाई जंप एथलीट्स प्रोवाइडेड either with cushion or a heap of sand on the ground to fall upon. This is to prevent injury to the athlete when he falls down after a jump. So basically ये स्टूडेंट जो आपके मैच लगे होते हैं, आपको भी पता है ये इसलिए होते हैं ताकि आपके जो एथलीट है उसको जब वो उस पे गिरे तो उसको कोई चोट ना आए, उसको कोई इंजरी ना हो. तो बेसिकली क्यों हम कहते हैं कि अगर वो जंप करेगा तो उसको इंजरी आएगी, बेसिकली इसके पीछे भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है. स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसका रीजन. बेसिकली स्टूडेंट्स होता क्या है, व्हेन हाई जंपर फॉल्स ऑन अ सॉफ्ट लैंडिंग साइड, द जंपर टेक्स लॉन्ग टाइम टू कम टू अ स्टॉप. बेसिकली वो मैट पे या सॉफ्ट लैंडिंग की वजह से वो एक, अगर मान लो एक मोटा कुशन है जिसपे वो जंप कर रहा है, सो बेसिकली एक मोटे क्वेश्चन पे क्या होगा स्टूडेंट्स, जब उसने इस पे जंप की तो वो धीरे धीरे पहले अंदर जाएगा जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फोर्स एक्सर्ट करेगा ग्राउंड एथलीट पर, बेसिकली ये ग्राउंड जो फोर्स एथलीट करेगा वो भी कम लगेगी बिकॉज मोमेंटम कम होगा और जिसकी वजह से वो हर्ट नहीं होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. सो हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं स्टूडेंट्स. अब तक हमें ये क्लियर हो गया होगा कि आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, दैट इज आपका फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है. हमने उसके एग्जांपल्स भी लिए, हमने ये भी देखा कि हमारी डेली लाइफ में उसके कैसे एप्लीकेशंस हो रहे हैं, कैसे कैसे हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हुए हमें पता भी नहीं लगता स्टूडेंट्स, हम ये चीजें जनरली अपनी लाइफ में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, साइंस बेसिकली आपके लॉजिक्स पे चलती है. स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे अब तक नोटिस किया होगा कि आपने जितने एग्जाम्पल्स थे वो डेली लाइफ के, मीन्स आपने नोटिस भी नहीं किया होगा कि एक सिंपल से कैच के पीछे इतना बड़ा मैकेनिज्म छुपा होता है. तो बेसिकली ये जितनी भी चीजें हैं उन सबके पीछे एक बेसिकली एक पूरा लॉजिक होता है. हमने तो आज तक यही सुना है कि बॉलर ने अपने हिसाब से कैच किया एंड देन बस वो रुक गया, ये एथलीट के लिए हमने बचाने के लिए रखा, पर वो क्यों रखा उसके पीछे भी बेसिकली एक लॉजिक है. उसके हर्ट होने में वो क्यों हर्ट हो रहा है उसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक पूरी थ्योरी है, एक पूरा मैकेनिज्म लग रहा है.
नाउ हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे पता लग जाएगा कि अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करने आती है तो हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। सो हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। मींस एक बॉल है जिसका मास है 6 kg, हमें उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है 4 मीटर पर सेकेंड का। तो हमें बताना है हम कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उस 6 kg मास ऑफ बॉल में ताकि आपकी एक्सेलरेशन इतनी प्रोवाइड हो। सो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको फोर्स निकालनी है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन होती है। सो यहाँ पे जो आपको मास दिया हुआ है वो 6 kg दिया हुआ है और आपको जो फोर्स एक्सेलरेशन दिया है वो 4 दिया है। तो इतनी एक्सेलरेशन को इस मास पे प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स लगेगी उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी, दैट इज 24। सो यहाँ पर जो आपका मास था वो केजीज में था स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा केजी एंड जो आपका फोर्स दैट इज एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स ये आपकी यहाँ से यूनिट आ गई, बट हम फोर्स की जो यूनिट्स है वो न्यूटन लेते हैं। सो दिस 24 न्यूटन। सो बेसिकली न्यूटन जो है वो इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सो हम न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसकी एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन होती है। सो द आंसर इज 24 न्यूटन। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। हम एक और एग्जांपल देखेंगे, दैट इज calculate the force required to impart to a car velocity of 30 meter per second in 10 seconds starting from rest. So the mass of car is 15 kg. So since यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि आपको अपनी कार को, आपकी कार जो थी वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, आपको उसे 10 सेकेंड्स में 30 मीटर पर सेकेंड में ले जाना है। सो आपको बताना है कि आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बेसिकली उसे इस वेलोसिटी पे 10 सेकेंड में पहुंचाने के लिए, मतलब उसे कितना एक्सेलरेशन करेंगे, क्या फोर्स अप्लाई करेंगे अगर कार का जो मास है वो ये है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो आपको यहाँ पर आपकी वेलोसिटी दी गई है कि आपको फाइनल वेलोसिटी 30 लेके जानी है एंड 10 सेकेंड्स में लेके जानी है, और आपका जो मोशन है वो जो स्टार्ट हुआ है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। सो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको मास गिवन है वो है आपको कार का मास, दैट इज 1500। सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ से आपका जो मास है वो किसके इक्वल आ गया, मास इज इक्वल टू 1500 kgs आपको गिवन है। आपकी जो कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, दैट मीन्स आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आ गया, 0, और आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपको 30 मीटर पर सेकेंड गिवन है, और आपको जो टाइम दे रखा है दैट इज 10 सेकेंड्स में आपको उस वेलोसिटी पर लेके जाना है। स्टूडेंट्स यहाँ से आपकी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, वी हम हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ से आपकी एक्सेलरेशन क्या आएगी, v माइनस यू अपॉन टी। सो बेसिकली जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको v दिया हुआ है 30, u आपका 0 है और t आपको 10 दिया हुआ। तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बेसिकली आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, आपका फोर्स इज इक्वल टू एम होता है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो मास आपको क्या दिया हुआ है 1500 kgs एंड एक्सेलरेशन आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। सो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, 4500 न्यूटन। सो बेसिकली आपका जो आंसर आ गया है दैट इज आपको 4500 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी टू accelerate that vehicle at 3 meter per second square to reach the velocity of 30 meter per second in 10 seconds. So basically आपको 4500 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी उस कार को एक्सेलरेट करने के लिए at 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ताकि वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे इन 10 seconds पर पहुंच सके। So students, now move on to the next example, that is which would require greater force, accelerating a 10 gram mass at 5 meter per second square or a 20 ग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स किस पे ज्यादा फोर्स लगेगी, तो फर्स्ट हम केस 1 ले रहे हैं। सो केस 1 में जो हमें गिवन है दैट इज आपका जो मास है वो आपका 10 ग्राम गिवन है और आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम मास को हम इसे कैलकुलेट नॉर्मली भी कर सकते थे, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो मास है फर्स्ट उसे केजीज में चेंज करेंगे। सो केजी में चेंज करने पे आपका जो मास है वो क्या आएगा, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 1000। सो ये हो जाएगा आपका केजीज में चेंज। सो ये 0 से कैंसिल, दैट इज आपका यहाँ पे मास आ गया दैट इज 0.01 kgs। सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ से आपका फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू ma
मास क्या आ गया आपका 0.01 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन विच इज 5। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? सो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ से आपका आंसर आ गया 0.05 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 0.05 न्यूटन। अब हम केस 2 देखेंगे। सो स्टूडेंट्स हमें केस 2 जो दिया हुआ है वहां पे क्या बोला है, आपको जो मास गिवन है दैट इज 20 ग्राम्स और आपको जो वहां पे एक्सेलरेशन गिवन है वो आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। सो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप 20 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे सो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज 0.02 kgs। So स्टूडेंट्स यहाँ से बेसिकली आपका फोर्स क्या जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास आपका 0.02 आ गया मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन विच इज 2। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 0.04 मीटर दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 0.04 न्यूटन्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ से बेसिकली हमें क्या पता लगता है कि आपका जो केस 1 पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज 0.05 न्यूटन एंड जो आपका केस 2 में फोर्स लग रहा है दैट इज 0.04 न्यूटन। सो बेसिकली जो फोर्स लग रही है वो केस 1 में ज्यादा लग रही है। दैट मीन्स कि आपका केस 1 में जब आपका मास है 10 ग्राम का जो मास है, जो बॉडी है जिसका मास 10 ग्राम्स और 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, उस पे आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है तभी वो इतनी स्पीड से जा रही है। और आपको 20 ग्राम वाला जो मास है उस पे आपको कम फोर्स लगाई है आपने ताकि वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे मूव करे। सो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट दैट इज हमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना था दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी, अगर एक बॉडी अपनी सेकंड बॉडी पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो वो सेकंड बॉडी भी उस एक फोर्स एक्सर्ट करेगी जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट होगी। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल इन ऑपोजिट रिएक्शन। इसमें हमें जो बोला जाता है दैट इज कि अगर ये आपका बॉडी 1 है और ये आपकी बॉडी 2 है, अगर ये बॉडी 1 इस पे एक फोर्स लगा रही है, सपोज वो फोर्स 5 न्यूटन की है, सो सेकेंड बॉडी उस फर्स्ट बॉडी पे उतनी ही फोर्स लगाएगी, मतलब वही 5 न्यूटन की फोर्स लगाएगी पर उल्टी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन यहाँ थी और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो बेसिकली जो ये फोर्स लगाएगा वो फोर्स होगी -5 न्यूटन, मींस ऑपोजिट फोर्स लगाएगी सेकेंड बॉडी बट वो इक्वल होगी इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन जो होंगे वो उसके ऑपोजिट होंगे टू द फर्स्ट बॉडी। तो बेसिकली यहाँ पर जो फोर्स हमारी फर्स्ट बॉडी एक्सर्ट करती है हम उसे एक्शन बोलते हैं कि आपकी फर्स्ट बॉडी ने जो सेकंड बॉडी में फोर्स एक्सर्ट की दैट इज नोन एज उसने एक एक्शन किया, और जो सेकंड बॉडी ने उस पे जो फोर्स एक्सर्ट किया वो उसने उसका रिएक्शन दिया कि तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा तो मैं भी तुम्हें दूसरा थप्पड़ मारूंगी। तो बेसिकली इट्स अ रिएक्शन कि अगर आप कुछ करेंगे तो आपको दूसरी तरफ से भी रिवर्ट में उतना ही मिलेगा बट मिलेगा। सो बेसिकली हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है दैट एवरी एक्शन, कोई भी एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। सो बेसिकली हमें यहाँ से क्या पता लगता है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी तो दूसरी बॉडी भी उसे इक्वल और ऑपोजिट फोर्स उस बॉडी पर एक्सर्ट करेगी। सो स्टूडेंट्स बेसिकली हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है दैट इज अ गन रिकॉइल। तो आप जानते हैं कि गन रिकॉइल क्यों करती है? स्टूडेंट्स होता ये है कि बेसिकली जब हम बुलेट को फायर करते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक शूटर लिया है जो कि इस वाली गन से एक फायर दे रहा है, एक गन को बुलेट को फायर कर रहा है। तो जब हम बुलेट को फायर करते हैं गन में से तो बेसिकली वो एक सर्टेन वेलोसिटी से, अब इसने यहाँ से फायर किया तो ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी सर्टेन वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेगी। सो उसका रिजल्ट ये होता है कि जो गन है उसको उस बुलेट निकलने की वजह से, जब बुलेट एक फोर्स से निकली आपने नीचे से यहाँ से आपने
किया, ट्रिगर दबाया एंड वो फोर्स से निकली, तो उसकी वजह से एक बैकवर्ड फोर्स लगती है। दैट इज कि अगर ये मूवमेंट यहाँ हुआ है तो इसकी तरफ से एक बैकवर्ड फोर्स लगती है, इक्वल होती है, वो उतनी ही इक्वल होती है, ऑपोजिट होती है, उतनी ही ज्यादा फोर्स लगती है, उससे हम बोलते हैं रिकॉइल, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो स्टूडेंट्स, जब आप एक गन से फायर करते हैं तो शूटर को अपने इस हैंड पे एक जर्क, एक फोर्स फील होती है। जब वो बुलेट को फायर करता है इस डायरेक्शन में, उसे अपने शोल्डर पे फोर्स फील होती है। सो बेसिकली वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होती है जो कि बुलेट, क्योंकि बुलेट का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, जैसे वो आप देखिए तो इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा, उतनी ज्यादा फोर्स तो नहीं लगती हाथ पे, बट आप देखिए तो बुलेट का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है एज कम्पेयर टू द गन साइज, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी और वो इक्वल हो जाते हैं फोर्स में। तो फोर्स बेसिकली इक्वल ही होती है, पर बुलेट के कंपैरिजन में गन ज्यादा बड़ी है, इसलिए आपको उतना फोर्स फील नहीं होता गन से, बट फोर्स इक्वल होती है गन रिस्पेक्ट टू द बुलेट। सो बेसिकली यहाँ पर जो आपको फोर्स फील होती है वो ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन फील होती है, क्योंकि वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होती है। तो यहाँ पर आप अपना थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन आप एक अप्लाई कर सकते हैं। सो अब हम लेते हैं अगला एग्जांपल, दैट इज हाउ डू वी वॉक। हम वॉक कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? जब हम वॉक करते हैं ना, तो वहां पर भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। जब हम ग्राउंड पर वॉक करते हैं तो बेसिकली होता ये है कि जैसे आपने अपना पैर आगे की तरफ रखा, या आप कह लो आपने अपना पैर रखा, तो उससे क्या होता है, आपका जो फुट है वो ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में, मींस इस डायरेक्शन में पुश करता है ग्राउंड को, एंड इन रिटर्न में जो ग्राउंड है वो उस फुट को इन फॉरवर्ड डायरेक्शन पुश कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है बाय द ग्राउंड, और आपका जो फुट है वो आपके चलते हैं, मींस आपने एकदम से फोर्स रखा ग्राउंड में इस तरफ में नीचे को, और आपका ये पैर पीछे ऊपर उठता है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपका ग्राउंड आप पे फोर्स उतनी ही इक्वल एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से आपका मोशन यहाँ आगे की तरफ होता है, आप आगे की तरफ को बढ़ते हैं। आपका वेट इतना नहीं है ग्राउंड के कंपैरिजन में कि आप ग्राउंड को मूव करा सकें, बेसिकली ग्राउंड बहुत बड़ा है, वो अर्थ का पार्ट है, बट ग्राउंड पे इतनी है कि वो आपको अपने हिसाब से मूव करवा सके। सुनाओ, हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज स्लिपरी वाइडनिंग। जब हम वॉक करते हैं, हमने ये तो देख लिया कि हम ग्राउंड पे पुश करते हैं, वॉक करते हैं, हम कई बार स्लिप भी हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हम ग्राउंड में वॉक करते करते स्लिप हो जाते हैं। सो होता ये, हम क्यों स्लिप होते हैं? ग्राउंड जब स्लिपरी होता है, जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस पर वॉक करना, बेसिकली ऐसा क्यों होता है? फ्रिक्शन बहुत कम होती है स्टूडेंट्स। जब कहीं पे पानी गिरा होता है या कोई केले का छिलका गिरा होता है, जब उस पर पैर रखते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा ही कम है, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से हम क्या करते हैं, हमें जो एक्शन मिलना चाहिए, हम जैसे ग्राउंड पे हमने प्रेस किया, फोर्स लगाई, वो उस पर्टिकुलर चीज की वजह से रुक गई, तो ग्राउंड हम पे वो इक्वल फोर्स नहीं लगा पाता, वो हमें एग्जैक्टली वो एक्सर्ट बैकवर्ड एक्शन नहीं दे पाता, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो प्रोड्यूस होना कम हो जाता है, और जिसकी वजह से हम वहीं पे ही गिर जाते हैं, हम फॉरवर्ड मूव यहाँ पर फॉरवर्ड मूव नहीं कर पाते। सो बेसिकली वो केस यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब और कुछ हम छोटे छोटे एग्जांपल्स देते हैं, जैसे स्टूडेंट्स जंपिंग फ्रॉम जंपिंग बोर्ड से। आपने देखा होगा जब आप बोट से ट्रैवल कर रहे होते हैं और वहां से हम जब ऊपर हम किसी सरफेस पे आते हैं, जब हम बोट से हम उतरते हैं बेसिकली, तो जब आप यहाँ पैर रखते हैं, आप जैसे ही इससे उतरते हैं, ये बोट थोड़ा सा पानी में पीछे की तरफ, मींस इस डायरेक्शन में पुश होती है। सो वो होता ये है कि जब आप बोट से जंप करते हैं, आपने यहाँ पे पैर रखा, आप तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, आपने इस पॉइंट पे पैर रखा, इस पॉइंट पे क्या हुआ, आपने यहाँ पे पहले एक फोर्स लगाई, फोर्स की वजह से यहाँ एक्शन हुआ, तो बोर्ड ने आपको उसका रिएक्शन दिया, जिसकी वजह से आप मूव हुए। ये कह लो कि आपने एक यहाँ पर एक्शन दिया, जिसका आपको बोर्ड पे आपने रिएक्शन दिया। स्टूडेंट्स अब ले रहे हैं हम रॉकेट के एग्जाम्पल। तो रॉकेट में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर जो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है वो ये होता है कि ये जो आपका रॉकेट है, ये यहाँ क्या करता है, ये नीचे फोर्स दे रहा है स्टूडेंट्स। ये जो धुआं है, ये जो इसमें से निकलता है, ये इतना क्यों अमाउंट में निकलता है जब रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है, ये एक नीचे फोर्स लगाता है बहुत हाई स्पीड में, इसमें से मास इजेक्ट होता है, और वो मास नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, उस इजेक्शन की वजह से उसे ग्राउंड से ऊपर की तरफ एक फॉरवर्ड फोर्स मिलती है, ऑपोजिट रिएक्शन मिलता है, जिसकी वजह से वो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव होता है, ऊपर की तरफ फॉरवर्ड होता है। सो यहाँ पे भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। द नेक्स्ट इज स्विमिंग। तो स्विमिंग में भी स्टूडेंट्स क्या है, जब आप हाथ पीछे की तरफ करते हैं, पैर मूव करते हैं, तो आपका क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में पहले फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से आपको पानी से, एक वाटर से इक्वल फोर्स मिलती है, जो आपको आगे की तरफ
मूव करती है. सो बेसिकली स्विमिंग में भी आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है. नाउ मूव ऑन टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज आवर लास्ट टॉपिक. सो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट्स? जब दो बॉडी, व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स act upon one another, their total momentum remains constant provided no external force. Or we can say that momentum is never created nor destroyed, it is always कंजर्व. सो स्टूडेंट्स यहाँ होता ये है कि जब दो बॉडीज, हमने बात की है दो बॉडीज की, जब वो दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, जैसे कि हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखा कि एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाई तो दूसरी से उससे ऑपोजिट रिएक्शन मिला, दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स मिली. तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है. बेसिकली एक दूसरे पर फोर्स लगाने की वजह से आप जब पहले थे तो आपका थ्रू आउट द प्रोसेस जो आपका मोमेंटम निकालोगे वो आपका सेम रहेगा. मीन्स उस फोर्स लगाने से पहले भी और बाद में भी अगर आपकी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, बाहर से आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, वो दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं, सो उनका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा. मीन्स वो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, वो हमेशा रिमेन एक कांस्टेंट रहेगा. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि मोमेंटम को अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, सो मोमेंटम को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो वहीं कंजर्व रहता है. इसका स्टूडेंट्स हम प्रूफ कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसका प्रूफ सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे दो बॉडीज अज्यूम की है. वन इज बॉडी ए एंड द नेक्स्ट इज बॉडी बी. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या लिया, ये हमारा बिफोर है, यहाँ पे इन दोनों का हमने कोलिजन कराया. जब ये एक दूसरे पे कोलाइड हुई है, दोनों बॉल्स एक दूसरे से टकराएंगे तो एक दूसरे पे टकराने की वजह से फोर्स एक दूसरे को देंगी. ये बिफोर द कोलिजन है, जब कोलिजन नहीं हुआ है, और ये आपका आफ्टर द कोलिजन है, कोलिजन के बाद. सो स्टूडेंट्स इस केस में क्या हो रहा है, बेसिकली अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे तो आपको ये पता लगेगा. सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है बहुत हाई थी, मींस कि ये दोनों ही मूव कर रहे थे, एक ही वेलोसिटी, दोनों ही इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे. एक ही वेलोसिटी जो हमारा बॉल ए है वो बहुत ज्यादा थी, दैट वेलोसिटी ऑफ ए इज वेरी हाई, जिसकी वजह से वो जाके बी से टकरा गया. बी तो नॉर्मली मूव कर रहा था, ए स्पीड में आया और उसने बी को टक्कर मारी. टक्कर मारने की वजह से क्या हुआ, बी एकदम से टकराया, इन दोनों का कोलिजन हुआ. कोलिजन के बाद दोनों अलग अलग मूव हो गए, मींस कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाई. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा जो मास ऑफ ए है, दैट इज हमारी ए बॉल का मास m1 है और जो बी का मास है वो m2 है. और यहाँ पर जो आपका स्पीड है, दैट इज इन दोनों की, ए की फाइनल स्पीड जो थी दैट इज u और इसकी है u2. ये दोनों ही मूव कर रहे थे, इसकी u1 ज्यादा हो गई जिसकी वजह से उससे टकराया. अब आपस में टकराने की वजह से उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इन दोनों की जो स्पीड थी वो जीरो हुई, बट इन दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई की जिसकी वजह से इन्हें एक वेलोसिटी गेन हुई. तो इनकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ए की v1 और इसकी v2 वेलोसिटी होगी सपोज b की. सो यहाँ से हम क्या कहना चाहते हैं, बेसिकली हम स्टूडेंट्स ये कहना चाहते हैं कि आपका पहले स्टूडेंट्स जब आप फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, मींस बिफोर द कोलिजन. सो बिफोर द कोलिजन में क्या है, आपका जो मोमेंटम है दैट इज आपका टोटल मोमेंटम क्या आएगा, आपका फर्स्ट बॉल का मोमेंटम दैट इज m1, सेकेंड बॉल का मोमेंटम दैट इज u1 प्लस m2 v2. सो स्टूडेंट्स ये आपका टोटल मोमेंटम आ गया बिफोर द कोलिजन. अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर द कोलिजन, मींस जब कोलिजन हो गया, उन दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर दी. अब आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, आपका जो मास है वो m1 है, आपका स्पीड क्या हो गई v1 प्लस आपका m2 मास स्पीड क्या हो गई v2. सो ये आ गया आपका टोटल मोमेंटम दोनों ही बॉल्स का, ए का और बी का, आफ्टर द कोलिजन. सो स्टूडेंट्स अब क्या हुआ, ये तो आपका इनिशियल मोमेंटम आ गया कि आपका जो प्रोसेस है शुरू होने से पहले था बिफोर द कोलिजन, दैट इज इनिशियल मोमेंटम, और ये आ गया आपका फाइनल मोमेंटम. m1 v1 दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. सो स्टूडेंट्स हमारा बेसिकली थर्ड लॉ क्या कहता है, हमारा थर्ड लॉ हमें कह रहा है कि आपने जो फोर्स एक्सर्ट की है वो इक्वल होती है, दैट इज m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 होता है. सो यहाँ से हमारा जो बेसिकली बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि आपका m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू आपका फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम है, मींस आपका दोनों ही
सेम रहेंगे, मोमेंटम पहले का भी बाद का भी या बाद का पहले का दोनों ही इक्वल रहेंगे। दोनों को हम बोल रहे हैं कि आपका जो टोटल मोमेंटम है वो थ्रू आउट द प्रोसेस कंजर्व्ड रहेगा, वो दोनों इक्वल रहेंगे। सो बेसिकली यहाँ से हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि आपका टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे हम इसे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन लिया जहां पे हमने बोला है कि आपका जो बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम्स, हमने उसे फायर किया है गन से जिसका मास है 6 kgs विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी रिकॉइल वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन अप्लाई कर रही है। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपका, जैसे कि ये अगर आपकी बुलेट है, आपको दिया हुआ है दैट इज मास ऑफ द बुलेट इज इक्वल्स टू 10 ग्राम्स, और जो आपको मास ऑफ द गन दिया है, बेसिकली जो आपको मास ऑफ द गन दिया है वो इक्वल्स टू 6 kgs दिया है। मींस अगर आप ग्राम्स में चेंज कर रहे हैं सो इट इज 6000 ग्राम्स, या फिर आप इसे केजी में चेंज करना चाहते हैं तो इट इज इक्वल्स टू 0.01 kgs। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपकी गन की वेलोसिटी है दैट इज vg, वो आपको 300 मीटर पर सेकेंड गिवन है। दैट मीन्स आपकी जो बुलेट थी उसकी, दैट इज आपने जब उसे फायर किया तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई, वो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वो गन के अंदर एक जो उसकी यू थी दैट इज वो थी 0। तो आपकी जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 300 मीटर पर सेकेंड। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखेंगे कि जब आपकी फायरिंग हुई है उससे पहले दोनों ही जो गन और बुलेट थी वो रेस्ट पे थी। दैट मीन्स दोनों की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। दैट इज वेलोसिटी ऑफ गन एंड बुलेट इज 0। सो उस टाइम पे उसका फाइनल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट्स, उस टाइम पर उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा जब दोनों ही रेस्ट पे हैं, तो उसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 0। मास तो है बट जब वेलोसिटी दोनों की 0 हो जाएगी तो मास मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। सो उसका इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा। जब हम बात करनी है उसकी फाइनल मोमेंटम की, सो स्टूडेंट्स उसका फाइनल मोमेंटम अगर हम देखें तो वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू, पहले हम गन का मोमेंटम लेंगे। सो गन का मोमेंटम मास ऑफ द गन, जो मास ऑफ द, दैट इज मास ऑफ द गन प्लस वेलोसिटी ऑफ द गन जो हमें निकालनी है, बेसिकली रिकॉल वेलोसिटी हमें निकालनी है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ गन, प्लस हम देखेंगे कि आपका जो मास है बुलेट का प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट जिससे वो गई है। सो ये आपका आ गया फाइनल मोमेंटम। अब हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि आपका इनिशियल मोमेंटम दैट इज पी आई इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है। दैट मीन्स कि आपका जो पी आई है वो 0 है, दैट मीन्स वो इक्वल्स टू एम जी वी जी प्लस एम बी वी बी है। दैट मीन्स कि आप कैलकुलेट क्या करेंगे, यहाँ से आपका वीजी क्या आ जाएगा, वीजी इज इक्वल्स टू एम बी वी बी डिवाइडेड अपॉन दैट इज नेगेटिव ऑफ एम जी। सो यहाँ से जब आप वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, एम बी आपको क्या दिया हुआ है 0.01 मल्टीप्लाई बाय वीबी जो आपको 300 गिवन है, डिवाइडेड बाय जो आपको यहाँ दिया गया है दैट इज आपका 6 kgs। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू -0.5। सो स्टूडेंट्स, आपके यहाँ से जो स्पीड आ गई दैट इज आपकी जो रिकॉल वेलोसिटी आ गई वो -0.5। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो अगर आपकी हम गन अज्यूम करें, सो इफ दिस इज योर गन स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखें कि अगर आपकी बुलेट की वेलोसिटी ये है तो जो रिकॉल वेलोसिटी वो बैकवर्ड लगेगी, जैसे कि हमने पढ़ा है अभी कि रिकॉल वेलोसिटी बैकवर्ड लगती है, जो बुलेट बैकवर्ड डायरेक्शन में देती है, सो वो आपको क्या देगी -0.5। नेगेटिव साइन वो उल्टी डायरेक्शन की वजह से कि अगर बुलेट की वेलोसिटी ये है तो उससे नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, दैट इज वेलोसिटी जो होगी वो रिकॉल वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन होगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट। So it is 0.5 meter per second. So now move on to the next question. That is, कार, आपके पास एक कार A दी गई है जिसका मास है 1500 kg, जो कि ट्रेवल कर रही है 25 मीटर पर सेकेंड से। वो कोलाइड करती है कार B के साथ जिसका मास है 100 kg, जो कि ट्रेवल कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड से, वो भी सेम डायरेक्शन पे। सो बेसिकली हुआ ये कि कार A ने अपनी स्पीड बढ़ाई, वो आगे आई और उसने B को जाकर
टक्कर मार दी और उसके साथ कोलाइड हो गई ट्रैवलिंग के वक्त में, जो कि दोनों ही सेम डायरेक्शन मूव कर रही थी। कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है कार ए की वो हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें बी की वेलोसिटी स्टूडेंट्स निकालनी है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे नोटिस करें कि हमें कार ए का मास कितना दिया है 1500 kg और कार बी का मास क्या दिया हुआ है 1000 kg। कार ए की जो वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है और कार बी की जो वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। सेकेंड केस में जब उन दोनों का कोलिजन हो गया, हमें जो वेलोसिटी है कार ए की वो हमें दी हुई है और हमें कार बी की वेलोसिटी निकालनी है। तो दैट मींस जब हम इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं कि इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा दोनों का बिफोर द कोलिजन, वो क्या आएगा, मास ऑफ कार ए दैट इज 1500 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ कार ए दैट इज 25 प्लस आपका मास जो है दैट इज बी का, वो आपको 1000 दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 1000. So students, plus mass of car B multiplied by the velocity of car B. So यहाँ से क्या आ गया आपका 1500 multiplied by 25 plus 1000 multiplied by 15. So आपका आंसर क्या आ जाएगा students, ये आ गया 37500 plus 15,000. तो यहाँ से आपका जो इनिशियल मोमेंटम आ गया वो क्या आ गया, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 52500. सो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका इनिशियल मोमेंटम. सो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या होगा, ये आपका इनिशियल मोमेंटम आ गया kg मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ से अगर आप फाइनल मोमेंटम की बात करें सो pf किसके इक्वल आएगा, pf इज इक्वल टू, आप देखेंगे आपका जो कार ए है दैट इज उसका मास क्या था आपके पास 1500, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 20 प्लस कार बी का जो मास है वो 1000 रहा, पर आपको उसकी वेलोसिटी नहीं पता तो आप उसको v नाम दे दिए क्योंकि आपको नहीं पता, वो आपको कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ से ये क्या आ गया 3 दैट इज इक्वल टू 30,000 दैट इज 30,000 प्लस 1000 v. सो स्टूडेंट्स ये क्या आ गई आपकी फाइनल मोमेंटम. अब आपको पता है बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन जो आपका, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रही, दैट मींस हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. तो वो क्या कहता है दैट इज pi इज इक्वल्स टू pf. सो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 52500 इज इक्वल्स टू 30,000 प्लस 1000 v. सो यहाँ से v क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 52500 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 1000. सो आफ्टर द कैलकुलेशन जो आंसर आएगा वो क्या आएगा. सो स्टूडेंट्स यहाँ से जो आपका आंसर आ गया दैट इज इक्वल्स टू 22.5 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स आपकी आफ्टर द कोलिजन जो कार बी की वेलोसिटी आएगी वो आएगी 22.5 मीटर पर सेकेंड. विद दिस वी केम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. सो आई होप यू लाइक इट. सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल टिल नाउ और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to hit the bell icon for the further notifications. So me Mansi signing off. We meet in the next video with the new sessions. Till then, take care. Bye bye. So you can follow us on Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, and for more information, please visit on our website that is diaeducates.com.